हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम फिगर ड्राइंग के बारे में। मैं आपको बताऊंगा फिगर ड्राइंग के बारे में और थोड़ा सा एडवांस लेवल करेंगे। जो कि पहले जो लेवल रहता है हमारा रैपिड स्केचेस का रहता है। जैसे हम रैपिड स्केचेस करते हैं, कम डिटेलिंग में काम करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा एडवांस का लेवल आता है जिसमें हम ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करते, ड्राइंग नहीं बनाते प्रॉपर, लेकिन एक स्केचिंग करते हैं। स्केचिंग के काफ़ी सारे रूल्स रहते हैं जो कि हमें स्टेप बाय स्टेप सीखना होता है। और किसी चीज़ की कितनी डिटेलिंग करनी है, किन स्केचेस को हम ज़्यादा ड्राइंग की तरफ लेके जाना है या फिर रफ ड्राइंग की तरफ लेके जाना है। यानी कि एक तो रैपिड स्केचेस रहते हैं, एक प्रॉपर ड्राइंग रहती है आपकी स्केचिंग। उसका जो बीच का लेवल रहता है वो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें आपकी ड्राइंग भी रहती है, प्रोपोर्शन सेट रहते हैं और ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करते और ज़्यादा उसको रफ भी नहीं करते। तो इस चीज़ को हम आज स्टडी करेंगे ताकि आपका जो लेवल है धीरे धीरे अप की तरफ जाता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले सिंपली ये बता रहा हूँ कि कोई भी एक चीज़ हम बनाते हैं, स्लोली ड्राइंग रखनी है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, बड़े आराम से आप काम कर सकते हैं। एक स्केच के ऊपर आपने 10-15 मिनट लगाने हैं। 10 मिनट में 15 मिनट के अंदर अंदर एक स्केच अच्छे से बन जाता है, राइट। तो जैसे मैं बनाऊंगा, थोड़ा सा फास्ट बना रहा हूँ, तो आपको बड़े आराम से काम करना है। स्केच को 10 मिनट के अंदर अंदर आपने ट्राई करना है, क्योंकि काफ़ी होते हैं 10 मिनट अगर आप ऐसी स्केचिंग करते हैं। तो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। जैसे मैंने प्रपोर्शन के लिए पहले तो हम पूरा ड्राइंग करते हैं, उसकी एक टेक्निक रहती है। जैसे हम पहले ज्योमेट्रिकल फॉर्म लेते हैं, फिर धीरे धीरे इन चीज़ों को कवर करते हैं, बाकी की एनाटॉमी को। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, उसी पार्ट को देख के हम बाकी की चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। तो ये आपका एक फ्री स्टाइल रहता है। फ्री स्टाइल में आपके साथ साथ इम्प्रूवमेंट रहती है कि आपको किस चीज़ को कहाँ पे मैनेज करना है, कहाँ पे कौन सी ड्राइंग आ रही है। यानी कि अगर मैं एक फेस बना रहा हूँ, फेस की अभी मैंने हल्की सी ड्राइंग ली है, तो बाकी की चीज़ें मुझे उसी के अकॉर्डिंग बनानी होती है। जैसे यहाँ पे ये हैंड आ रहे हैं, राइट, तो इसकी ड्राइंग जो रहती है मैं बेसिक ले रहा हूँ। उसके बाद ये लाइन इस साइड जा रही है और बाकी का जो पोर्शन है वो इस साइड आ जाता है, राइट। तो आपको फोल्ड बड़े आराम से थोड़े बनाने हैं। आपको ज़्यादा फोल्ड में कंफ्यूज नहीं रहना। आपको बेसिक फोल्ड जो बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको, जहाँ ज़्यादा परमानेंट फोल्ड हैं, वो आपको बनाने हैं, राइट। यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें बारीकियाँ भी नहीं दिखानी और बहुत ज़्यादा आपको रफ भी नहीं करना। आपका जो इम्प्रेशन है वो एक स्केच का लगना चाहिए जिसकी हम कॉपी कर रहे हैं। मैं रेफरेंस इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको टेक्निक का समझ में आए कि हम चीज़ बना क्या रहे हैं और किस तरीके से हम उसको मैनेज कर रहे हैं। तो दो चीज़ें होती हैं। जैसे हम मेमोरी ड्राइंग करते हैं तो वो मेरे माइंड में है, आप उस माइंड को नहीं पढ़ सकते या माइंड को नहीं देख सकते। तो वे मेरी मेमोरी में है, जो भी है वो मैं बना रहा हूँ। तो वहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। हम आउटपुट के बाद पता चलता है कि हम क्या बना रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको सिखाने के लिए बात कर रहा हूँ। सिखाने के लिए एक मैंने रेफरेंस चूज़ किया है जो कि देख के हम उसको किस तरीके से मैनेज करना स्केचिंग को। तो बहुत ही जो रफ स्केच रहते हैं, रैपिड स्केच रहते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, हम आउटलाइन लेते हैं, लाइट एंड डार्क्स रखते हैं और हल्की सी टोन्स का जो वैल्यू है कलर्स की उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रॉपर ड्राइंग को रखते हैं, ज़्यादा डिटेलिंग को नहीं रहेंगे। धीरे धीरे इन चीज़ों को आपने मैनेज इस तरीके से करना है। जैसे ये चीज़ लाइनिंग है और यहाँ पे डार्कनेस है, तो मैं साथ के साथ उसको शेड भी कर रहा हूँ, राइट। तो ये वाली लाइन्स आप देखो इस तरीके से एक पैर की आ रही है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जैसे आप कोई भी लाइन दे रहे हैं स्केच में, आपकी बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल में आती है चीज़ें। जो रफ स्केचिंग होती है उसमें हम स्ट्रेट लाइन देते हैं। मैं आपको दोनों चीज़ों का फ़र्क बता रहा हूँ। जैसे हम कोई भी रैपिड स्केचेस करते हैं तो उसमें स्ट्रेट लाइन ज़्यादा रहती है। स्ट्रेट लाइन्स हमारी जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म के आधार पे रहती हैं। यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं वो कर्व की लाइन है। यानी कि आपकी जो प्रैक्टिस होती है पेंसिल की, आप सर्कल्स लगाते हैं, आप जिगजैग लगाते हैं या फिर लाइट एंड डार्क पेंसिल को घुमाते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होती है कि कहाँ पे मुझे पेंसिल को बिल्कुल हवा में रखना है, कहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूँ। तो मुझे शेडिंग का कम यानी कि इस्तेमाल करना होता है यहाँ पे, और ज़्यादातर मेरी लाइंस आपको दिख रही होंगी। और ये जो मैं शेडो कर रहा हूँ, ये शेडो सिर्फ उस चीज़ पे लगा रहा हूँ जहाँ पे वहाँ पे लगी हुई है, दिखती है डायरेक्ट।
अगर मैं वैल्यूज़ की बात करूँगा तो ये कपड़ा बिल्कुल वाइट नहीं है, ऑफ वाइट है, तो प्रॉपर ही इसमें शैडो आएगी। लेकिन वहाँ पे हम सिर्फ हाईलाइट के ज़रिए छोड़ रहे हैं और 2 ही टोन्स में काम कर रहे हैं। और 2 टोन्स ये है मेरी, जो कि दोनों चीज़ों को आपने डिफरेंट दिखाना होता है, तो वहाँ पे एक आप एक टोन रख लेते हैं, चाहे तो वो लाइट से बिल्कुल आगे वाला स्टेप होता है, या फिर आप थर्ड टोन लेते हैं, जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई हैं आपकी। जैसे पेंसिल की 5 या 6 हम शेड्स बनाते हैं, टोन्स बनाते हैं, तो हमारी जो चीज़ें हैं वहाँ पे अलग-अलग रहती हैं और धीरे-धीरे आपने उस चीज़ को अप्लाई करना होता है। जैसे पहले मैंने 2 ही टोन में यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं, जहाँ की हाईलाइट है और जो कि शैडो में है, राइट? उसके बाद हम जहाँ पे मुझे लगता है तो वहाँ पे मैं डार्क कर सकता हूँ। और हर एक चीज़ की ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स नहीं ले रहे हम यहाँ पे, आप देख सकते हैं। फेस के अकॉर्डिंग हमने सारी फिगर को ड्राइंग बनाई है। उसके बाद ये भी चीज़ फेस के अकॉर्डिंग हो रही है, जैसे फेस को देखा, बाकी की फिगर को देखा, और ये जो विंग्स इसके हैं, पंख इसके हैं, वो हम मैनेज कर सकते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ को बनाने से पहले कोई एक चीज़ का आधार लेना ज़रूरी होता है। जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ फेस बना लिया, फिर उसके बाद उसका टॉर्सो बना लिया, हैंड्स बना लिए, नीचे वाली चीज़ें जो लेग्स उसकी मैनेज कर ली, तो उसी के हिसाब से हमने ये विंग्स जो कि उसके पंख हैं या फिर कलर्स वैल्यू है, तो एक चीज़ को बना के हम बाकी की चीज़ें उसी के अराउंड घूमती है सारी चीज़ें, या तो उससे बड़ी होती है या ऊपर होती है या नीचे होती है या छोटी होती हैं। मतलब ये चीज़ें माइंड में रखनी है आपको। मैं आपको इसलिए ये चीज़ें डिस्कस करता हूँ क्योंकि जब हम बनाते हैं चीज़ें, तो किस तरीके से हम उसको देख सकते हैं, हमारा विजुअलाइज क्या है, हम विजुअल कैसे देख सकते हैं उसको, ठीक है? आपके देखने का जो नज़रिया है चीज़ों का, वो यहाँ पे काम बहुत अच्छे से करता है। अगर आप अपने पूरे माइंड से, अपने पूरे दिमाग से काम कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ पे फोकस नहीं रखना होता इसमें, जो कि लाइन है, लाइट एंड डार्क जा रही है, ठीक है? आप लाइन के ऊपर फोकस करेंगे तो आप ज्योमेट्रिकल फॉर्म या फिर फॉर्म को भूल जाते हैं। आपको सारी चीज़ों को एक साथ देखना होता है। आप एक-एक चीज़ अलग-अलग नहीं देख पाएँगे यहाँ पे, ठीक है? आप रैपिड स्केचेस करते हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ प्रोपोर्शन और हाइलाइट्स या डार्क का अंदाज़ा नहीं होता। आपको लाइन चलानी होती है फास्ट, आपको देखना होता है आपका जो हैंड है वहाँ पे ही रुकता है जहाँ पे ड्राइंग्स रहती है, आपको मैनेज हो जाता है। यहाँ पे आपको थोड़ा-सा सोचने पे मजबूर होना पड़ता है, ताकि आपकी शेड लाइट है या डार्क है, या फिर कहाँ पे कौन-सी ड्राइंग बना रही हैं, और कैसी-कैसी चीज़ें एक दूसरे से बड़ी हैं या छोटी है, या कितने डिस्टेंस से हैं। जैसे उसके पंख हैं तो उसके फेस से कितना दूर जा रहा है, उसके हेयर्स हैं तो कहाँ पे हाइलाइट आ रही है। तो मुझे रेंडरिंग स्टाइल जो कि मैं हैचिंग में कर रहा हूँ, तो उस पे भी एक माइंड लगा हुआ है कि मेरी लाइन जो है वो स्ट्रेट रहें, सीधी रहें उसमें, ठीक है? दूसरी जो लाइन है, मेरी ड्राइंग लाइन है, उसको कर्व आ रहे हैं बहुत सारा, कहाँ पे राउंड चल रही है, कहाँ पे लाइट एंड डार्क चल रही है, तो ये चीज़ें भी मैनेज होती हैं। तो मतलब एक साथ आपका माइंड जो है वो शार्प काम करता है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक तो फ्री हैंड हो गया, जो कि बिल्कुल आपने कोई ज्योमेट्रिकल फॉर्म नहीं ली है, कोई भी आपने क्रॉस उसमें नहीं लगाए हैं, जो कि आपका ग्रिड मेकिंग रहता है वो मेथड नहीं यूज़ किया है। तो ये चीज़ें जो काम करती हैं वो धीरे-धीरे आपको आ जाती हैं। मैं आपको प्रैक्टिस इसलिए बता रहा हूँ, डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उसका एक वे रहता है, जिस वे से हम काम करना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप किसी पोर्ट्रेट को करते हैं तो पहले आईज़ बना लेते हैं, फिर धीरे-धीरे उसका नोज़ ले लेते हैं, फिर नोज़ को देके आप लिप्स करते हैं। और एक चीज़ रहती है कि आप पूरे फेस को ड्रॉ करते हैं, पहले आउटलाइन लेते हैं, फिर उसके बाद उसके फीचर्स लेते हैं। ये अलग-अलग मेथड्स हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ईज़ी वे से बता सकूँ। जैसे आपको रहता है कि प्रॉपर अगर आप ड्राइंग नहीं बना रहे, किसी भी चीज़ को आप प्रॉपर नहीं देख रहे कि कहाँ पे कौन-सी चीज़ आ रही है, ये भी एक मेथड है। और जब भी आप किसी एक चीज़ से स्टार्ट करते हैं तो वो ये वाला मेथड है, जो कि आपका एडवांस में आता है। क्योंकि कोई भी अगर एक चीज़ बनाते हैं तो उसके हिसाब से अगर हम सोच के चलते हैं तो चीज़ें मैनेज रहती है, राइट? जैसे फिगर्स को हम सोचते हैं कि 7.5 का होता है, टॉर्सो 2 फेसेस का होता है, या फिर लेग्स इतनी होती है, तो ये चीज़ें भी माइंड में रहती हैं जब हम इस तरीके से काम करते हैं। तो अगर आपको इनकी स्टडी है, आपने काफ़ी सारे स्केचेस किए हैं, तो आपको बड़े आराम से ये स्केचिंग करनी आ जाएगी, आपको बड़े आराम से ये प्रैक्टिस भी आ जाएगी, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद डिटेलिंग वाला पॉइंट्स है, आप हैचिंग स्टाइल से या क्रॉस हैचिंग से कोई भी स्टाइल डिटेलिंग कर सकते हैं। ऐसे ही मेरे पास एक और है, बिल्कुल सेम रेफरेंस मैंने रखी है, जो कि डिफरेंट है। थोड़ा सा
इंटरेस्ट लेने के लिए, इंटरेस्टिंग करने के लिए वर्क को कोई ना कोई ऐसी चीज़ लेनी चाहिए जो कि आपको अच्छी लगे बनाने में, चाहे वो आपके लिए चैलेंज है। लेकिन फिर भी मैं स्टार्टिंग में ये बोलता हूँ कि आपको सिंपल चीज़ें रखनी चाहिए। लेकिन आप जब बीच का लेवल रख रहे हैं, मतलब अपने आप की स्टडी को ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं, या फिर आपको सिंपल जो स्केचेस हैं वहाँ से आपका मन उग गया है, तो आप इस तरीके की स्केचिंग में अपना हाथ लेके आ सकते हैं। ठीक है, इसमें एक तो एक करेक्टराइज हो गई चीज़ें, दूसरी चीज़ है कि आप डिफरेंट तरीके से इसको देख सकते हैं। ठीक है, आपको देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि रेनेसा पीरियड में या फिर किसी वेस्टर्न आर्ट में इन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, जैसे विंग्स लगाए उड़ते हुए बनाए गए हैं। उनका जो कपड़े हैं, उनकी ड्रेसिंग सेंस कुछ और है। इसमें साफ साफ एक एनाटॉमी की एक फिगर है जो कि मतलब एक रिदम है उसमें। ठीक है, एक उड़ने का, हवा में उसके कपड़े लहर रहे हैं, मतलब कितना कुछ है स्टडी करने के लिए। तो ये चीज़ें मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आप एक ही, जैसे इंडियन फिगर्स हमें मिल जाती है नेट से, हम सीधी सीधी फिगर्स बनाते रहते हैं। आपको डिफरेंट वे में काम करना आना चाहिए, आपके करैक्टर में डिफरेंट चीज़ें होनी चाहिए। आपके जो फेसेस बना रहे हैं, पोर्ट्रेट की स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज होनी चाहिए कि कैसा करैक्टर्स है, नोज़ कैसे बनते हैं। नोज़ जैसे ही कल्चर चेंज होता है, जैसे रेनेसा पीरियड के हैं, या फिर ये वेस्टर्न कल्चर हम देखते हैं, या फिर इस तरीके की पेंटिंग्स हम देखे हैं, जहाँ फिर डेविड जो कि बहुत फेमस स्कल्पचर है, माइकलैंजेलो ने बनाया है, तो उसके फीचर्स आप देखेंगे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से है। तो इन चीज़ों की स्टडी अगर आप करते हैं, देखते हैं, अपना नज़रिया शार्प होता है। हम चीज़ों को देख के समझते हैं पहले, उसके बाद उसकी स्टडी करते हैं। जब तक हमें दिखेंगी नहीं चीज़ें, तब तक हम उसको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तब तक हम उसको अच्छे से कॉपी नहीं कर पाएंगे। राइट, तो कॉपी इसलिए कर रहे हैं ताकि हम चीज़ों को अच्छे से करीब से देख सकें, मतलब बारीकियों में जाके देख सकें। अगर मैं आपको इमेजिन करके बताऊं कि ये कोई बंदा उड़ रहा है, उसके कपड़े ऐसे उड़ रहे हैं, तो आपको इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। हालांकि आपके माइंड में ज़रूर आ जाती हैं चीज़ें, लेकिन जब हम वैसी कोई पिक्चर देखते हैं तब आपको समझ में एकदम से आ जाता है कि हाँ, इस तरीके से लहर रहे हैं, लाइट एंड शेड बन रही है। ठीक है, तो अगर हम आंखें बंद करके इस चीज़ को इमेजिन करना चाहेंगे तो हो सकता है कि फ़ोटो कुछ और तरीके से बने, हमारा विजुअलाई कुछ और तरीके से हो। लेकिन यहाँ पे हमारे सामने जो चीज़ है, हम उस चीज़ को देख के बना रहे हैं, समझ रहे हैं करीब से कि कोई हवा में कपड़े लहरेंगे तो किस तरीके से लहरेंगे, या फिर कोई लाइट एंड शेड आ रही है तो किस तरीके से आ रही है। जो पूरा बॉडी का रिदम है, हम उस चीज़ को देख रहे हैं कि इसका क्या रिदम रहेगा उड़ने का, किस तरीके से वो स्टेप ले रहा है, अपना एक पैर जो है आगे को किया हुआ है। ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी है, इसलिए मैंने ये चूज़ किया है टॉपिक कि कुछ डिफरेंट तरीके से हम चीज़ों को समझें। ना कि एक्शन फिगर्स भी आती है उसमें, लाइट एंड शेड्स भी आते हैं, रिदम बैलेंस, ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है यहाँ पे आके। तो जहाँ पे आपकी स्किल रुकी हुई है तो वहाँ पे ग्रोथ करना स्टार्ट करती है, अगर आप इन चीज़ों के ऊपर गौर करते हैं। अभी सिंपली मैं एक ड्राइंग जो कि शेप है वो मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे इसने यहाँ से स्टेप उठाया हुआ है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे ये पोज। तो इस चीज़ को हम देख रहे हैं, जैसे मैं शेड ये साथ की साथ कर रहा हूँ ताकि चीज़ें थोड़ा सा क्लियर लगे हमें कि हम कहाँ पे स्टडी तक पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पैर, अलग अलग चीज़ों की स्टडी भी करना आना चाहिए। जैसे आपने लेग्स की स्टडी की है, हैंड्स की स्टडी की है, पैरों की स्टडी की है। अभी जो चीज़ें मैं स्टडी की हुई है, तो यहाँ पे कोई मुझे मुश्किल नहीं आ रही है, कोई भी चीज़ मैं बना रहा हूँ। तो अगर आप एक फिगर ड्राइंग बना रहे हैं और साथ की साथ हैंड, पैर, उसके टॉर्सो, ये सारी चीज़ें अगर समझ रहे हैं तो समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। आपको वन बाय वन चीज़ों को कलेक्ट करना है, जैसे हम किसी कॉम्पोजिशन में काम करते हैं। मतलब अगर आप पोर्ट्रेट सीख रहे हैं तो आपको फीचर्स की स्टडी करनी होगी, आईज़, नोज़, लिप्स, ये सारी चीज़ों की। हालांकि एक्सप्रेशंस की स्टडी वो अलग स्टडी है, लेकिन सिंपली अगर हम सोचते हैं किसी पोर्ट्रेट को, तो आपको आईज़, नोज़, लिप्स ये बड़े सही तरीके से आने चाहिए। उसके बाद एक उनको कलेक्ट करके सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक पोर्ट्रेट बनता है, जो कि आप बड़े आसान तरीके से फिर बना सकते हैं। एंगल्स जो भी होगा, फिर एंगल्स की स्टडी करनी होगी। राइट, ऐसे ही फिगर है, जैसे पहले हमने फेस की स्टडी की है तो फेस अच्छे से हम यहाँ पे इसको बना सकते हैं, लेकिन बहुत छोटा फेस रखा है तो इसको हम सिर्फ शेप दे के छोड़ा हुआ मैंने। अगर मैंने फिगर ड्राइंग सीखी है तो मैंने स्टेप बाय स्टेप काम किए चीज़ों के ऊपर, जैसे सारी
हैंड्स बनाए हैं काफ़ी सारे, तो हैंड्स के अलग अलग जो एंगल्स रहे होंगे, ठीक है, शोल्डर कैसे काम करता है, ये विंग्स तो हम देख के बना सकते हैं। ये एक ड्राइंग करने का तरीका है, ठीक है। लाइट एंड डार्क भी हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि लाइट कहाँ पे, डार्क कहाँ पे है। लेकिन जो एनाटॉमी की चीज़ें हैं वो आपको 1 बाय 1 सीखनी होगी। लेग्स कितनी रहती हैं, कैसे कर्व करती हैं, पैरों के क्या क्या एंगल्स रहते होंगे, जैसे ये हवा में है तो इसके पैरों के एंगल्स क्या रहेंगे होंगे। तो ये चीज़ें जो है आपको स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 करके सीखना होगा। फिर उन चीज़ों को इकट्ठा करके एक बड़ी अच्छी फिगर बन जाती है। ये एक वे है सीखने का, जैसे मैंने सीखा है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप सिंपली पूरी फिगर को बना बना के सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो वो आपकी जो नॉलेज है आप सीख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको एक एक चीज़ सीखनी चाहिए। तो फिर आप जब इकट्ठा करके उनको एक फिगर बनाएंगे तो बड़े अच्छे से बन जाएगी। तो अभी जो चीज़ है इसको हम बेस नहीं बना सकते इसका, क्योंकि इसका जो स्टेप है वो हवा में है, ठीक है, लहरते हुए कपड़े हैं। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे मैनेज करना, यानी कि एक फीलिंग है इसके उड़ते हुए कपड़े, इसके उड़ने का जो तरीका है, या फिर इसको देख के आपको सीधा साफ लग रहा होगा कि ये हवा में है, राइट। तो ऐसे हम चल तो नहीं सकते। कोई चलता हुआ इंसान कोई ऐसे रोड पे आ रहा हो तो हम ऐसे तो नहीं बोल सकते उसको कि उड़ता हुआ आ रहा है। हालांकि बहुत तेज दौड़ रहा है, अगर तेज तेज चल रहा है तो हम बोल सकते हैं, लेकिन उनके ऐसा बॉडी लैंग्वेज नहीं होगा। इसको आप फील कर सकते हैं कि बहुत हल्के फुल्के इसमें अपने हैंड्स हल्की फीलिंग से अपने स्टेप को उठाया हुआ, यानी कि अगर हम इसके पंख जो है हटा भी देंगे तब भी हमें ये फील रहेगा कि ये हवा में है, राइट। तो ये चीज़ें फीलिंग है एक, इसमें जो भी रिदम है इसमें, वो चीज़ें भी हमने देखनी है, नज़रअंदाज नहीं करनी है कि ये कोई चक्कर नहीं है, हमने सिंपल हमने बनाया हुआ है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। आपको स्केचिंग में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ा सा गौर से देख सकें। हमें नॉलेज ज़्यादा लेनी होती है। नॉलेज का ये मतलब रहता है कि मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ, मैं फील कर रहा हूँ, उस चीज़ से गुजर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं ये स्केच बना रहा हूँ, मैं आपको जो नॉलेज दे रहा हूँ ये मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है, मैंने भी ये फील की है स्केचिंग करते हुए, काम करते हुए। ये चीज़ें वही मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। जो मेरा वे रहता है हमेशा चीज़ों को देखने का, समझने का। दो चीज़ें काम करती हैं स्केचिंग में, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ। एक तो नॉलेज रहती है, जो कि आपको कितना पता है स्केचिंग के बारे में, या फिर किसी ड्राइंग के बारे में, या फिर किसी जो भी आप चीज़ बना रहे हैं उसके बारे में, राइट। दूसरी चीज़ होती है आपकी प्रैक्टिस। जैसे मैं आपको बोलूँ कि हैचिंग इस तरीके से ही आपने करनी है, तो हो सकता है आपको हैचिंग सीखने में 2 मंथ लग जाएँ, 1 महीना लग जाए, या फिर आपकी प्रैक्टिस जो है 15 दिन में भी काम कर सकती है। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, एक नॉलेज और एक आपकी प्रैक्टिस। तो नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए, प्रैक्टिस उससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि जो आप इमेजिन कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, वो अपने पेज के ऊपर, अपनी ड्राइंग बुक के ऊपर आप निकाल सको, अच्छे से उसको कर सको। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हाँ, मैं आपको नॉलेज भी दूँ, और जो डेमोज़ रहती है हमारी, मैं उसी तरीके से देता हूँ सोच के कि इस तरीके की जो स्केचिंग है आप में इम्प्रूवमेंट लेके आएगी। नेक्स्ट जो रहेगा, मुझे लगता है टॉपिक को मैं कभी चूज़ नहीं कर पाता। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हैं, लेकिन मैं बना नहीं पाता उन चीज़ों के ऊपर, कई बार टाइम नहीं होता। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ लेके आऊँ जो आपको स्केचिंग में, ड्राइंग में, पेंटिंग में, नॉलेज में थोड़ा सा डिस्कस हो सके, आपकी इम्प्रूवमेंट हो सके, राइट। तो इस तरीके से कोशिश करके देखिए। जैसे मैं स्केचिंग अभी की है हमने थोड़ी सी एडवांस लेवल में, ये देखो अभी कोई रैपिड स्केचेस नहीं लग रहा आपको प्रॉपर ड्राइंग भी नहीं लग रही, लेकिन एक स्केच का एक पार्ट है जो कि बहुत ही रेयर सा रहता है। मतलब हम ज़्यादा ड्राइंग भी नहीं बना रहे, उसमें ज़्यादा हम शेडिंग भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक स्केचिंग का एक पार्ट रहता है जो ड्राइंग और स्केचिंग के बीच का पार्ट रहता है, एडवांस लेवल की स्केचिंग बोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे किसी नए टॉपिक पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।